हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग सभी को। स्टूडेंट, आज हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फर्स्ट में जो आपका नया चैप्टर चल रहा है रेडियो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, रेडियो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का जो अर्थ है वो मैं पहली वीडियो में आपको बता चुका हूं, लेकिन थोड़ा सा फिर बता रहा हूं कि रेडियो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, रेडियो का मतलब होता है रेडियो एक्टिवता, रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव। फार्मास्यूटिकल का मतलब होता है मेडिसिन, मेडिसन। तो स्टूडेंट्स कि ऐसे रेडियो एक्टिव पदार्थ या तत्व या फिर हमारी रेज जिनका यूज हम कहाँ करते हैं, फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में विभिन्न रोगों के उपचारों के लिए करते हैं या रोगों का पता लगाने के लिए करते हैं। तो स्टूडेंट्स उसी को बोलते हैं हम रेडियो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। अब जैसे विभिन्न प्रकार के रोगों का, जैसे आयोडीन की सहायता से स्टूडेंट्स हम थायराइड का पता लगाते हैं। थायराइड के उपचार में आयोडीन का हम यूज करते हैं। एक समस्थानिक है 53I131, तो उसका हम थायराइड के उपचार में करते हैं। और एक है हमारा कोबाल्ट, जिसका हम कैंसर के उपचार में प्रयोग करते हैं। और एक है हमारा क्लोरीन 17Cl35, जिसका यूज हम अपनी जो शारीरिक क्रिया है उनको बैलेंस का पता लगाने के लिए करते हैं। तो स्टूडेंट इस तरह ही हमारी इसमें से सबसे पहले आपने पढ़ा कि रेडियो एक्टिव क्या होता है, इसकी खोज किसने करी, मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया है। उसके बाद इसकी जो किरणों की जो प्रकृति है वो क्या है, तो आपको पता है कि इसमें रदरफोर्ड और विलार्ड नाम के जो दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने 3 प्रकार की किरणों की खोज की, एल्फा किरणें, बीटा किरणें और गामा किरणें। एल्फा किरणों को हम एल्फा से डिनोट करते हैं और बीटा किरणों को हम बीटा से और गामा को हम गामा के सिंबल से। अब स्टूडेंट्स हम पढ़ते हैं इसमें एल्फा, बीटा, गामा किरणों की उत्पत्ति। एल्फा और बीटा और गामा इन किरणों की उत्पत्ति कैसे होती है, किस प्रकार हम करते हैं, तो आप इसके विषय में आप पढ़ेंगे। तो रेडियो एक्टिव विखंडन से, विघटन का मतलब होता है टूटना। कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ आपको पता पड़ी गए, जो पदार्थ प्रकृति में पाए जाए या कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं, उनको हम रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं। उनके टूटने से परमाणु के नाभिक में क्या होता है, एल्फा, बीटा और गामा किरणों का उत्सर्जन होने लगता है। जब ये कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ टूटने लग जाता है तो एल्फा, बीटा और गामा किरणों का उत्सर्जन होने लग जाता है। अब स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे एल्फा कणों का उत्सर्जन, मतलब एल्फा कण उत्सर्जन कैसे होता है और किन के नाभिकों से निकलता है, उसके विषय में हम अध्ययन करेंगे। तो स्टूडेंट जब किसी तत्व के नाभिक से, जब किसी तत्व का नाभिक का मतलब है यहाँ स्टूडेंट जो भी रेडियो एक्टिव तत्व होंगे, अगर उनके नाभिक से एक एल्फा कण का उत्सर्जन होता है। एक एल्फा कण के उत्सर्जन का अर्थ होता है स्टूडेंट कि जब किसी परमाणु के नाभिक से एक एल्फा कण निकलता है तो फिर क्या होता है स्टूडेंट, तो नए बनने वाले तत्व, उनके उत्सर्जन के बाद जो नया तत्व बनेगा उसमें क्या होगा, उसके परमाणु क्रमांक में एटॉमिक नंबर। अब परमाणु क्रमांक क्या होता है, तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं। परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की
संख्या, प्रोटॉनों की संख्या। तो किसी भी तत्व के नाभिक में उपस्थित, किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वो क्या कहलाती है? परमाणु क्रमांक। जैसा स्टूडेंट्स ये सोडियम, तो सोडियम 11Na, तो देखिए इसका परमाणु क्रमांक 11 है। परमाणु क्रमांक जब 11 है तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या भी 11 हुई। अब 11 क्यों हुई स्टूडेंट्स? क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक है, तो इसलिए जब ये 11 है तो ये भी 11 होगा। तो किसी भी तत्व के परमाणु क्रमांक में 2 यूनिट की कमी हो जाती है, मतलब 2 कम हो जाता है उसका परमाणु क्रमांक तथा उसके परमाणु भार में। अब परमाणु भार क्या होता है स्टूडेंट? परमाणु भार होता है कि किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का जो योग होता है उसे हम परमाणु भार कहते हैं। तो परमाणु भार में या एटॉमिक मास में 4 यूनिट की कमी हो जाती है, मतलब परमाणु भार कितना कम हो जाता है? 4 कम हो जाता है। तो स्टूडेंट जैसा देखिए आपको पहला एग्जाम्पल है 88 Ra224, 88 Ra224, परमाणु क्रमांक 88 है, परमाणु क्रमांक 88 है रेडियम का, Ra है रेडियम, रेडियम का परमाणु क्रमांक 88 है और परमाणु भार 224 है। तो देखिए यहाँ पे जो भी तत्व के समीप लिखा हुआ हो नीचे, तो स्टूडेंट उसे हम परमाणु क्रमांक कहते हैं, और जो इसके ऊपर लिखा हुआ होता है भाग उसे परमाणु भार कहते हैं। इसे हम इस तरह भी कर सकते हैं X, A और B। A जो डिनोट करता है वो परमाणु क्रमांक और स्मॉल b जो डिनोट कर रहा है वो परमाणु भार। तो जब किसी तत्व हमने यहाँ रेडियम ले लिया और रेडियम के तत्व से एक अल्फा कण का जब उत्सर्जन होता है स्टूडेंट, तो देखिए इसका 88 में से 2 गए तो आपके 86 बचे, और जो 86 होता है वो Rn होता है, Rn रेडोन। रेडोन का जो परमाणु क्रमांक है स्टूडेंट्स वो 86 होता है और इसका जो परमाणु भार है वो 220 हो गया और एक अल्फा कण का उत्सर्जन हो जाता है। तो देखिए स्टूडेंट ये 86 Rn 220, यहाँ पे देखिए 88 थे, इसमें से 2 चले गए तो 86 रह गए स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पे 224 है तो 4 चले गए 20 हो गए। तो हमारा यही कहता है इसका नियम कि जब किसी तत्व से एक अल्फा कण का उत्सर्जन होता है तो परमाणु क्रमांक में 2 यूनिट की कमी और भार में 4 की कमी हो जाती है नए बनने वाले तत्व में। तो देखिए स्टूडेंट ये इसका पहला एग्जाम्पल हो गया। सेकंड एग्जाम्पल देखिए 84 PO 221, 84 इसका PO मतलब होता है पोलोनियम, पोलोनियम, ये पोलोनियम है जो कि आपने पहले पढ़ा था, मैरी क्यूरी और पीरे क्यूरी ने इसकी खोज की थी। तो ये पोलोनियम एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है जिसका परमाणु क्रमांक तो 84 है और परमाणु भार 221 है। जब ये एक अल्फा कण का उत्सर्जन करता है तो क्या हो जाता है? 84 में से 2 चले जाएंगे स्टूडेंट तो 82, और 82 जो परमाणु क्रमांक होता है वो लेड का होता है। 82 PB जो होता है वो लेड होता है और इसके परमाणु भार में 4 की कमी हो जाएगी तो 21 में से 4 गए 17, तो 82 PB 217। लेड का परमाणु क्रमांक 82 है और परमाणु भार 217 है और एक अल्फा कण हीलियम का नाभिक। तो 84 और 82 और 2 84 और 221 और 17 4 221। तो देखिए दोनों ओर का बैलेंस है ये नाभिक के टूटने से। अब देखिए स्टूडेंट ये अब आपको पता होनी चाहिए कि जो अल्फा कण है वो किनसे मिलकर बना होता है। तो हमारा जो अल्फा कण होता है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन के मिलने से बनता है।
2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। क्यों? देखिए 2He4 ये होता है हीलियम का नाविक, हीलियम का नाविक, और इसी को बोलते हैं स्टूडेंट्स हम एल्फा कण। देखिए इसका परमाणु क्रमांक तो 2 है स्टूडेंट्स, ये रहा यहाँ, और परमाणु भार इसका 4 है। तो देखिए जब इसमें परमाणु क्रमांक तो 2 है और हम यहाँ बता रहे हैं कि परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या, तो स्टूडेंट्स प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी आई यहाँ पे? 2 आई। प्रोटॉनों की संख्या 2 आई। अब न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालते हैं? न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए हम स्टूडेंट्स परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक लेस कर लेते हैं। हमारा परमाणु भार है 4, परमाणु क्रमांक है 2, तो 4 में से 2 गए 2। तो स्टूडेंट देखिए 2 आ गए यहाँ पे, तो इसमें देखिए 2 ही प्रोटॉन है और 2 ही न्यूट्रॉन है। इसलिए जो हमारा एक अल्फा कण है वो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ होता है। आप देखिए अल्फा पार्टिकल्स कंटेन विद 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन। आपको आ सकता है क्वेश्चन में कि बताइए अल्फा कण हीलियम का नाविक क्यों होता है और इसमें कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, कारण सहित बताइए। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स यही होगा कि अल्फा कण हीलियम का नाविक होता है और इससे जो इसका जो परमाणु क्रमांक है वो 2 होता है और परमाणु भार 4 होता है और न्यूट्रॉनों की संख्या में 4 में से 2 गए 2, इसलिए इसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो ये स्टूडेंट्स इस तरह हमारा अल्फा कण का उत्सर्जन होता है। किसी भी उसमें आप देख सकते हैं कि अल्फा कण का उत्सर्जन इस तरह होता है। दूसरा है हमारा बीटा कणों का उत्सर्जन। बीटा कणों का उत्सर्जन, जिस प्रकार अल्फा कणों का उत्सर्जन हुआ उसी प्रकार अब बीटा कणों का उत्सर्जन होता है। तो वो कौन से तत्व होंगे और कैसे उसका उत्सर्जन करते हैं, अब इसके विषय में हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए बीटा कणों का उत्सर्जन, जब किसी तत्व के परमाणु के नाविक से एक बीटा कण का उत्सर्जन होता है, मतलब उस रेडियो एक्टिव तत्व से एक बीटा कण को निकाला जाता है, तो क्या होता है कि उस तत्व के परमाणु क्रमांक में 1 यूनिट की वृद्धि हो जाती है। वहां क्या हो रहा था? अल्फा में 2 यूनिट की कमी, परंतु अगर बीटा निकल रहा है तो परमाणु क्रमांक में 1 यूनिट की वृद्धि हो जाती है तथा परमाणु जो हमारा भार होता है वो अपरिवर्तित होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो देखिए बीटा कण नाभिक से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं। बीटा कण क्या होते हैं? नाभिक से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं। और देखिए बीटा कण के उत्सर्जन से नाभिक में, जब बीटा कण का उत्सर्जन होता है तो नाभिक में जो एक न्यूट्रॉन है वो किस में परिवर्तित हो जाता है स्टूडेंट्स? वो प्रोटॉन में परिवर्तित हो जाता है। मतलब जब किसी पदार्थ से एक बीटा कण का उत्सर्जन होता है तो उसके नाभिक में जो उपस्थित होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं और उनमें से देखिए नाभिक में जो एक न्यूट्रॉन उपस्थित होता है वो किस में चेंज हो जाता है? प्रोटॉन में परिवर्तित हो जाता है, जिसके कारण बीटा कण में क्या हो जाता है? 1 यूनिट की वृद्धि हो जाती है और परमाणु भार अपरिवर्तित रहता है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। परमाणु भार को हम द्रव्यमान संख्या भी कहते हैं स्टूडेंट्स। देखिए अब 83 BI 213, 83 BI 213, 83 BI 213 का अर्थ होता है स्टूडेंट्स कि बिस्मथ, ये होता है बिस्मथ, बिस्मथ एक रेडियो एक्टिव तत्व है जिसका नाम है बिस्मथ। इसका एटॉमिक नंबर 83 है और इसका जो एटॉमिक मास है 213 है। 213 है इसका परमाणु भार और परमाणु क्रमांक हमारा
83 है। जब ये एक बीटा कण का उत्सर्जन करता है, एक बीटा कण का उत्सर्जन, इस माइनस का अर्थ होता है स्टूडेंट कि बीटा कण का उत्सर्जन हो रहा है। तो ये क्या होगा, देखिए यहाँ पे 83 है तो यहाँ पे ये 84 में चेंज हो जाता है। 84 पीओ 213 और पीओ होता है पोलोनियम। पीओ पोलोनियम 83 से ये 84 हो गया पोलोनियम और 213 इसका परमाणु भार होता है। अब स्टूडेंट देखिए 83, 84 में से एक गए 83 और 213 और 213, तो देखिए बैलेंस भी है और बीटा कण का उत्सर्जन भी हो रहा है। इसको हम बीटा कण बोलते हैं स्टूडेंट्स, बीटा कण। अब स्टूडेंट्स इसी प्रकार 82 पीवी 214, ये लेड का समस्थानिक है क्योंकि लेड के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं, उसमें से ये 82 पीवी 214 है, परमाणु क्रमांक 82 है, परमाणु भार 214 है। तो स्टूडेंट ये भी जब एक बीटा कण का उत्सर्जन करेगा तो क्या होगा, ये 82 है और 82 किस में चेंज हो गया 83, तो 82 ये 83 हो गया और 83 होता है बिस्मथ और इसके परमाणु भार में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो 83 BI 214। तो ये देखिए स्टूडेंट, अब है गामा कणों का उत्सर्जन या गामा किरणों का उत्सर्जन। तो स्टूडेंट जैसा कि आप पढ़ चुके हैं पहले ही कि जो गामा किरणें होती हैं वो न्यूट्रॉन के समान होती हैं और न्यूट्रॉन जो होता है वो आवेशहीन होता है, उस पर किसी भी प्रकार का कोई आवेश नहीं पाया जाता है, नहीं पॉजिटिव चार्ज होता है और नहीं नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए उन्हें हम आवेशहीन कहते हैं। तो ये किरणें उदासीन होती हैं, उदासीन का अर्थ होता है आवेशहीन, इन पे किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं पाया जाता है। और देखिए जो हमारी गामा किरणों का जो उत्सर्जन होता है अल्फा और बीटा किरणों के उत्सर्जन के बाद ही गामा किरणों का उत्सर्जन होता है। पहले अल्फा कण का उत्सर्जन होगा, फिर वो बीटा बनेगा, फिर वो बीटा का उत्सर्जन करेगा, तो जब जो नया बनने वाला तत्व होगा वो गामा किरणों का उत्सर्जन करता है। तो इस प्रकार हमारी ये अल्फा, बीटा और गामा किरणों का उत्सर्जन होता है। अब स्टूडेंट्स जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, एक आया है आपके सवाल 90 TH 234, 90 TH 234, 83 BI 212, 83 BI 90 TH 234 मिले 28 स्टूडेंट्स 228 और 83 BI 212। तो स्टूडेंट्स हम ज्ञात करते हैं कि इसमें से कितने अल्फा कण का उत्सर्जन होता है। तो आप देख सकते हैं 90 TH से 83 BI 212 हो रहा है। तो स्टूडेंट इसका एक फॉर्मूला होता है कि अल्फा कणों की संख्या बराबर, आप क्या करोगे, इसके परमाणु भारों में से इन परमाणु भारों का अंतर निकाल दो। तो 228 में से 212 गए तो कितने बचे हमारे पास 16, तो 16 और बटे 4, बटे कितने कर देंगे स्टूडेंट्स 4, तो 4 चौक 16, 4 चौक 16 हो गए। तो एक अल्फा कण, देखिए अब इससे पता पड़ गया कि 90 TH 228 से 83 BI 212 बनने में कितने अल्फा कण का उत्सर्जन हुआ, 16 का हुआ। देखिए कैसे, एक से कितना होता है 2 का, तो एक से होगा आपका 2 का, तो इसी से आप निकाल लोगे इसका हिसाब लगा के 4 चौक 16, 4, तो 2 से कितने का हो गया 2 दूनी 4, तो आप इसमें से इसकी कैलकुलेशन करके कर सकते हो आराम से। और ये जो नियम था स्टूडेंट्स अल्फा और बीटा कणों का जो उत्सर्जन है, ये हमारा सोडी और फजान नामक वैज्ञानिक ने दिया था। सोडी एक फजान और रसल नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसकी खोज की
एल्फा कणों के और बीटा कण के उत्सर्जन से जो इनके परमाणु क्रमांक में कमी और वृद्धि हो रही है। तो उसने कही थी सोडीन और फजान ने कि जब किसी रेडियो एक्टिव तत्व से एक एल्फा कण का उत्सर्जन होता है तो उसके परमाणु क्रमांक में 2 यूनिट की कमी और परमाणु भार में 4 यूनिट की कमी हो जाती है तथा नए बनने वाला जो तत्व होता है वो 2 स्थान बाईं ओर चला जाता है। तो ये कहा था एल्फा कण के उत्सर्जन के विषय में। और जब बीटा कण का उत्सर्जन होता है तो आपको पता है कि परमाणु क्रमांक में 1 यूनिट की वृद्धि हो जाती है और भार में कोई वृद्धि नहीं होती है और नए बनने वाला जो तत्व है वो 1 स्थान दाईं ओर चला जाता है। वो 2 स्थान बाईं ओर जाएगा और वो 1 स्थान दाईं ओर चला जाता है। तो जैसा कि हम आवर्त सारणी में देखते हैं तत्वों की स्थिति। तो स्टूडेंट्स, ये हमने आपको आज एल्फा, बीटा और गामा किरणों की उत्पत्ति के विषय में अध्ययन कराया। आज की वीडियो में इतना ही आपके लिए पर्याप्त है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू।